अब तक जो भी डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत. सो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत. इस पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली इस टॉपिक में हम कुछ जो दिल्ली सल्तनत में रेजिस्टेंस थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिल्ली सल्तनत को जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत को किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था वो देखो एक बार. यहां पे जो दिल्ली सल्तनत है उसके इंटायर पीरियड में डिफरेंट रिलीजन और किंगडम्स ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था. ओके, throughout its rule the Delhi Sultanate faced resistance from many quarters, and while many kingdoms fell into its net and it failed to subdue the Eastern Ganga Kingdom. मार्क कर लेना, मार्क करते चलना, साथ साथ में जो भी कर रहे हैं मार्क करते रहना है. फिगर 2.3 में आपको रेफर किया जा रहा है. फिगर 2.3 ऊपर को है, जस्ट टेक अ लुक. 2.3 इसमें इस फिगर को रेफर किया जा रहा है. ठीक है, एक बार इस फिगर को देख लो, समझ लो, लास्ट में हम मैप्स भी डिस्कस करेंगे. अगेन बैक टू द टॉपिक. तो यहां पे बताया क्या जा रहा है, आगे देखते हैं. ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंग, ओके, and which include present day Odisha and parts of Bengal and Andhra Pradesh. So one of its ruler is in the mid 13th century, that was Narsimhadev first. Narsimhadev, yes, Narsimhadev first, also spelled Narsingadev one. Okay, and what was not for the military strength and the cultural brilliance he brought to the kingdom. Apart from the repelling multiple inroads of the sultanate, he defeated the Delhi Sultanate governor of Bengal. पहले डिस्कस करते हैं क्या है, what is actually here, कि बताया जा रहा है टेक्स्ट बुक में आपके जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, जो पॉइंट हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है उसमें क्या समझाया जा रहा है. देखो, इसमें यह समझाया जा रहा है फर्स्ट ईस्टर्न गंगा किंगडम, बेसिकली फर्स्ट दिस किंगडम, ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा जो था दिल्ली सल्तनत में, ईस्टर्न किंगडम को कंप्लीटली सबड्यू नहीं कर पाया. बेसिकली दिल्ली सल्तनत ईस्टर्न किंगडम को कंप्लीटली सबड्यू नहीं कर पाया. ओके, और यह भी बताया जा रहा है इसमें कि जो कलिंगा था, इंक्लूडिंग एरियाज जो भी उसके थे, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज जो थे उसमें ब्रॉडली, वो कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज कहां तक जा रहे थे. देखो, आज के प्रेजेंट डे ओडिशा की बात कर लो. ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये ऑलरेडी यहाँ पे सारे मेंशंस हैं, तो पॉइंट के हिसाब से आपको मार्क करते जाना है. ठीक है, दिस वन बंगाल, आंध्र प्रदेश, और इसके ऊपर वाला एरिया जो उड़ीसा, ये सारे प्रेजेंट डे ओडिशा, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, ये ईस्टर्न गंगा के किंगडम ऑफ कलिंगा के अंडर में आने वाले पार्ट्स हैं. और इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे एक रूलर है, ईस्टर्न गंगा रूलर में एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था, दैट वाज नरसिम्हादेव फर्स्ट. मार्क कर लेना, अगेन ब्लू से कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना. ठीक है, तो नरसिम्हादेव फर्स्ट ऑल्सो स्पेल्ड, उनको एक और नाम से जाना जाता था. क्या नाम था? दैट इज नरसिम्हादेव या नरसिंहदेव फर्स्ट. नरसिम्हादेव और नरसिंहदेव फर्स्ट, ये दोनों नाम हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार मार्क कर लेना. अगेन आगे देखते हैं. ही रूल्ड इन द मिड 13th सेंचुरी. नरसिम्हादेव राय जो थे उनका पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड वाज 13th सेंचुरी. ओके, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उनकी दो मेजर क्वालिटीज हाईलाइट करती है, इसमें बताई गई है इसमें, जो कि क्या है, फर्स्ट दैट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ. मार्क करके यहां पे ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ, फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ. तो इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या खास है इसके बारे में समझो. यस, मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या खास है, सबसे पहले ही सक्सेसफुली, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड मल्टीपल दिल्ली सल्तनत. तो इसमें पहले तो इसने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये बताया जा रहा है, पहला तो मिलिट्री स्ट्रेंथ समझ लो, और दूसरा एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल ब्रिलियंट. ये
सो फर्स्ट एंड सेकंड, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। The first that is military strength and second that is cultural brilliance. Okay, so first पहले बात करें military strength की। देखो सक्सेसफुली रेजिस्टेड, क्या रेजिस्ट किया था उन्होंने? मल्टीपल दिल्ली सल्तनत के जो इंकर्शंस थे उनको रेजिस्ट करने का काम किया। ये थी इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। किसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ? कृष्णदेवराय की, ठीक है। कृष्णदेव जो कृष्णदेव नहीं, सॉरी, नरसिम्हदेव, नरसिम्हदेव फर्स्ट की पहली मिलिट्री स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने क्या किया था? सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था मल्टीपल दिल्ली सल्तनत के इनकर्शंस को। एंड सेकंड उनकी थी कल्चरल ब्रिलियंट। तो उसमें क्या था? कल्चरल ब्रिलियंस में उनका ये था कि उनके रूल में कल्चरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये दोनों पॉइंट को दिमाग में बिठाना है, एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सो इसके हिसाब से आपको थोड़ा देख लेना है। मिलिट्री स्ट्रेंथ में याद रखना कि ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल एक्चुअली, तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है तो सो पार्शियली, लास्ट लाइन एक बार फोकस करो। पार्शियली टू कमेमोरेट दीज विक्ट्रीज ही बिल्ड द फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे जो ओडिशा में है। सूर्य टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बहुत फेमस जो टेम्पल है दैट इज कॉल्ड सूर्य देव टेम्पल, एक्चुअली सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क, नॉट सूर्यदेव, सूर्यदेव भी बोल सकते हो आप। सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क उन्होंने बनवाया था। पहली चीज तो ये। तो टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस में जब आप टेम्पल का पिक्चर एक्चुअली दिया जैसा वैसा कुछ है नहीं, बट इट्स ऑल राइट। सो डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें यह बात आपको समझना है कि जो सूर्य टेम्पल था, टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में जो उनकी मिलिट्री विक्ट्री से कमेमोरेट करने से एसोसिएटेड माना जाता है। बेसिकली टेम्पल के कंस्ट्रक्शन जो थी वो पार्शियली, एक तरह से आप समझ सकते हो कि उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज को कमेमोरेट करने के लिए बनवाया गया था, ऐसा कुछ उससे एसोसिएट था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्या देखने को मिलेगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कनेक्शन? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, दैट इज मिलिट्री फर्स्ट, दैट इज मिलिट्री ओके, विक्ट्री। मिलिट्री विक्ट्री के साथ में और क्या हो रहा है यहां पे? साथ में जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है वो भी उनका। सो पॉलिटिकल प्रेस्टीज, मिलिट्री विक्ट्री, पॉलिटिकल प्रेस्टीज, एंड इसकी वजह से क्या क्रिएट किया जा रहा है? दैट इज मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। ठीक है, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। सो दिस इज एक्चुअली द लिंक, मिलिट्री विक्ट्री, पॉलिटिकल प्रेस्टीज एंड मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट, यानी कि रूलर्स अपनी विक्ट्री और पावर को मॉन्यूमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। अगर कोई जीत होती थी तो उसको इमारतें या इस तरह की कोई बड़े आर्किटेक्चर बनवा करके इंडिकेट किया जाता था, सिंबलाइज किया जाता था। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। इसके अलावा यहां पे एक और चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। इंपॉर्टेंट ये है, think about it. So during the time of the Tughlaqs, the Musunuri Nayakas, Telugu chieftain, rallied over 75 more chieftain of the region and formed a confederacy, okay, that defeated smaller provinces and formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate forces and expelled Muhammad bin Tughlaq armies from the Warangal, present day Telangana. So around 1330, 1336, from 1330 to 1336, do you think it would have been? देखो इसमें क्या है, मुसुनरी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो एक बार उसको। So what is actually here, this topic what is actually telling us कि मुसुनरी नायकास
75 से ज्यादा चीफ्टेन की कॉन्फेडरेसी हुआ करती थी, ठीक है, 75 से ज्यादा चीफ्टेन की। दूसरी बात, तुगलक पीरियड में मुसुनुरी नायकास के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि उसको जो तेलुगु के जो चीफ्टेन थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने ओवर 75 मोर चीफ्टेन जो थे वहां पे 75 से ज्यादा मोर चीफ्टेन ऑफ द रीजन को यूनाइट करने का काम किया। कॉन्फेडरेसी के बारे में बताया जा रहा है 2-3 बार कॉन्फेडरेसी आई है, दैट इज CONFEDERACY, कॉन्फेडरेसी। क्या मतलब होता है इसका? कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉन्फेडरेसी जो होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट और पावरफुल ग्रुप के जो कॉमन पर्पस होते हैं उनके लिए एक अलायंस होती है, उसको कहते हैं कॉन्फेडरेसी, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट पावरफुल जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो इसी को कहते हैं कॉन्फेडरेसी, याद रख लेना, ठीक है। नोट भी कर लेना, आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करके देख लेना अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो। यहां तक समझ में आ गई आई होप। तो कॉन्फेडरेसी बन गई और यहां डिफरेंट लोकल चीफ्टेंस जो थे उन्होंने मिलकर के क्या किया, उन्होंने मिलकर के यही दिल्ली सल्तनत फोर्सेस को एक तरह से अपोज करने का काम किया था। तो ये सिचुएशंस अब तक बन जाती है। इसके बाद रिजल्ट क्या होता है? तो अब इन्होंने कॉन्फेडरेसी बना दी और इसके साथ में लोकल चीफ्टेंस ने मिलकर के सल्तनत के फोर्स को अपोज करने का काम किया। सो अब यहां होता क्या है, इसका कुछ रिजल्ट होगा। सो व्हाट इज एक्चुअली द रिजल्ट? सो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा इसका? देखो रिजल्ट इसका ये होता है कि लगभग 1330 टू 1336, ठीक है, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी उसको वारंगल से क्या कर दिया? एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। 1336 एक्सपेल कर दिया इनकी आर्मी को, ठीक है। और वारंगल प्रेजेंट डे में कहां है? एज यू नो दैट इज तेलंगाना। तो ये पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लेना चाहिए। सो ये सारी चीजें यहां पे आती हैं, इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज होयसाला, यानी साउथ इंडिया की तरफ अब धीरे धीरे हम प्रोसीड कर रहे हैं। पिक्चर देख सकते हो आप, ये उससे रिलेटेड, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली पिक्चर, बोल क्या रहा है और इनसे किस चीज से रिलेटेड है। सो वाई वॉज हियर, देखो एक बार, वाई वॉज ब्रिंगिंग 75 लीडर्स। अभी तक हमने देखा कॉन्फेडरेसी बन गई, 75 लोगों से ज्यादा की ग्रुप बना करके कॉन्फेडरेसी बनाए जाते हैं। सो वाई वॉज ब्रिंगिंग 75 लीडर्स टुगेदर डिफिकल्ट, एक बहुत मुश्किल काम रहा 75 लीडर्स को एक साथ करना यहाँ पे ऊपर। तो सवाल ये है कि क्यों? देखो एक बार टॉपिक को देखो, क्या कह रहा है? वी मेंशन अर्लियर अलाउद्दीन पुश टू द साउथ अट्रैक्टेड बाय इट्स रीऑन्ड वेल्थ and at the time the Hoysalas ruled parts of southern India, mostly present-day Karnataka, and fended off several attacks from the Delhi Sultanate, remaining the only the only independent kingdom in the south, however weakened by these attacks and internal conflicts. सो होता क्या है यहाँ पे, अभी जो कॉन्फेडरेसी थी इसमें 75 लीडर्स को एक साथ लाना डिफिकल्ट क्यों था, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। देखो होता इस समय क्या है कि जो मेडिवल पीरियड में कम्युनिकेशन भी बड़ा स्लो हुआ करता था। अभी तक हमने जो भी बात किया था उससे रिलेटेड है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये तो कुछ और समझा रहा है। ऊपर के टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा हमें उसको समझना था कि वो मतलब बड़ा मुश्किल सा था उन सारे 75 लीडर्स को साथ मिलाना, क्योंकि कम्युनिकेशन स्लो था और ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। तो ना तो कम्युनिकेशन है ना तो ट्रांसपोर्टेशन है, और जो लीडरशिप थी वो बड़ी राइवली हो सकती थी इसलिए क्योंकि पता नहीं कौन मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि आज के मुकाबले उस समय की सिचुएशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी। तो इसके बारे में यही सारी चीजें समझाई जा रही है। ओके, सो होयसालास सदर्न एरियाज में हमने बात किया था कि जो होयसालास थे, ठीक है, होयसालास जो थे उनको सदर्न एरियाज में मतलब सदर्न एरियाज में जो रेजिस्टेंस कर रहे थे वो होयसाला थे। किसका रेजिस्टेंस कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत का।
तो वहां पे सिचुएशंस क्या होती है, देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि उसको रेफर किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के सदर्न कैंपेन का मेन अट्रैक्शन जो था वो थे होयसालास, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, उस पीरियड में जो होयसालास थे ना, इस पीरियड में जो होयसालास थे ना, ये सदर्न इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, ठीक है। और उनकी जो कोर टेरिटरी थी दैट वाज आज के टाइम में प्रेजेंट डे कर्नाटका जो थी, वो उस टाइम पे उनकी कोर क्या थी, टेरिटरी हुआ करती थी। तो यही चीजें एक तो बताई जा रही है, द मोस्टली दिस वाज, ये वाला इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें कई बार पूछी जाती हैं। सो प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड दे सक्सेसफुली व्हाट फेंडेड बाय सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। तो उनको ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि उनके टाइम में कई सारे दिल्ली सल्तनत के अटैक को उन्होंने किस तरह से क्या किया है, रोका है, रेजिस्ट किया है, ठीक है। सो व्हाई डिड होयसालास किंगडम डिक्लाइन, आगे देखोगे तो, लेकिन समय के साथ में सवाल ये है, व्हाई डिड एक्चुअली द होयसालास किंगडम डिक्लाइन, क्या वजह हो सकती है इसकी। तो देखो, द होयसालास किंगडम डिक्लाइंड and in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagar Empire further south। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लाइन को देखो एक बार, ठीक है। तो होयसालास का डिक्लाइनेशन क्यों होता है, डिक्लाइन क्यों होता है होयसालास का। सो होयसालास इनिशियली रेजिस्ट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत को, लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है, यहां पे ये भी आपको समझना है कि दो तीन वजहें थी। अगर हम बात करें मोटा मोटी अगर किसी वजह की, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। व्हाट इज एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर, व्हाट इज अबाउट, एक्चुअली इसमें बताया क्या जा रहा है एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में, रिपीटेड अटैक्स बाय द दिल्ली सल्तनत, एक के बाद एक अटैक पे अटैक किया गया उनके ऊपर, ठीक है। एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उनके अपने घर में भी झगड़े हो रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सो इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो होता क्या है इस टाइम पे, द किंगडम के अंदर भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गए थे इनके खुद के अंदर। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो होयसालास की किंगडम थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई। तो मिलिट्री अटैक प्लस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दो चीजें तो हो ही रही हैं, साथ में इसकी वजह से क्या आ रहा है, दीज टू कॉजेज, and due to these two causes what is happening here, military attack and internal conflict caused जो होयसालास के किंगडम थे वो क्या होते हैं, वीकेंड होते जाते हैं, इसकी वजह से वीकेंड होते जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से मिड 14th सेंचुरी, ठीक है, इट्स टाइम वाज मिड 14th सेंचुरी, क्या हो जाता है, जो किंगडम है विजयनगर का, इट वाज एब्जॉर्ब्ड इनटू द एम्पायर, विच एम्पायर, एब्जॉर्ब इनटू द विजयनगर एम्पायर। तो यहां से होयसालास की जो किंगडम है उसकी कहानी खत्म होती है, अच्छा लड़े अच्छा खेला, और फाइनली अब जाकर के मर्ज हो जाते हैं किसमें, दैट वाज विजयनगर, एग्जैक्टली विजयनगर एम्पायर में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो ये सारी चीजें होती हैं। होयसालास के बारे में थोड़ी चीजें और हैं, देख लो डोंट मिस आउट वाले सेक्शन में। डोंट मिस आउट के इस सेक्शन में होयसालास के बारे में बताया जा रहा है कि द स्कल्पचर्स फिगर 2.9 नरेट द स्टोरी बिहाइंड द होयसालास एम्बलम, ठीक है, ये दिस वन, ये एक्चुअली क्या है, होयसालास का मैग्निफिसेंट टेम्पल्स फ्रॉम फॉर इंस्टेंस दोज ऑफ बेल्लूर एंड द हेलिबेडो। देखो इसमें क्या है, बताया क्या जा रहा है कि होयसालास के एम्बलम में क्या है, द लायन। यहां पे इसको देखोगे तो व्हाट इज एक्चुअली दिस, ये लायन, शेर, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग जो कर्नाटका के जो कर्नाटका नहीं कन्नड़ तुम बोल सकते हो, कन्नड़ के जो फोकलोर्स है उसमें भी मेंशन किया जाता है होयसालास के एम्बलम के बारे में, ठीक है। अब ये है क्या इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी देयर वाज अ स्टोरी, व्हाट इज एक्चुअली स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो साला है, मतलब एम्बलम क्या है, एम्बलम में साला, देखो
होयसालाज में जो सालाज है ना, उसकी बात की जा रही है। तो साला एक्चुअली कौन थे? वो एक यंग मैन थे जो अपने गुरु को सेव करने के लिए क्या कर रहे थे, एक लायन से वो फाइट करते हैं। इसी की स्टोरी को पोर्ट्रे करता हुआ ये फिगर जो है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये फाइट करता हुआ एक फिगर है और गुरु ने उनको क्या किया था, उन्होंने कमांड किया था कि होयसाला, मतलब गुरु ने उसको क्या बोला था, उन्होंने उनको इंकरेज करने के लिए बोला था होयसाला मींस यू आर ब्रेव, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कन्नड़ में होय का सेंस होता है स्ट्राइक और उससे एसोसिएटेड भी है, तो होयसाला का ये इस तरह से इन्होंने बनाया है। कन्नड़ है तो हमें बहुत चीजें शायद समझ ना आए, बट आप इसके बारे में लिखा हुआ है जो उसके बारे में बता सकते हो। होय स्ट्राइक को रेफर करता है, मतलब आप उस पर अटैक कर सकते हो या जो कुछ भी। ठीक है, सो ये चीजें बताई जा रही है। होय प्लस साला इज इक्वल टू होय साला, ये बात ध्यान रखने की है। खैर आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। ओके, सो पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ है इसका। सो दैट इज रीजनल, बहमनी सल्तनत से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। रीजनल सल्तनत का अब इमरजेंस साथ साथ में होता चले जाता है। दिल्ली सल्तनत में क्या है, द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो फेस्ड रिलीजन एंड रिबिलियन फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंस। देखो होता क्या है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत ऑल्सो फेस्ड रिबिलियंस फ्रॉम द इमरजेंस एंड ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत। द बहमनी सल्तनत, the Bahmani Sultanate, for the instance, rose in mid 14th century and controlled much of the Deccan for a while. Powerful Sultanate also emerged in the Gujarat, Bengal and other region. तो होता क्या है, रीजनल सल्तनत का इमरजेंस भी साथ साथ में होता चला जा रहा है। रीजनल सल्तनत, ओके, सो दिल्ली सल्तनत को सिर्फ हिंदू किंगडम से ही नहीं रेजिस्टेंस मिला था, एक और मेजर डेवलपमेंट हुई थी। क्या था? इंडिपेंडेंट, दैट वाज एक्चुअली इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम। ठीक है, दिस वाज इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम, जैसे बहमनी सल्तनत। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन में पावरफुल कुछ गवर्नर्स थे और गवर्नर्स, रूलर्स इंक्रीजली इंडिपेंडेंट होने लगे थे उस टाइम पे। सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में क्या हो सकता है इसका, एक तो आप नोट कर लो, दैट वाज बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत, ठीक है, फर्स्ट दैट इज बहमनी सल्तनत। इसके टाइम पे एक और, जैसे ये मार्क भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात, बंगाल एंड रीजनल लीडिंग टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंसेस। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया ही जा रहा है गुजरात के सल्तनत, बंगाल के सल्तनत और अदर कुछ रीजनल सल्तनत उस टाइम पे थे। इससे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया था। सो बहमनी सल्तनत के बारे में क्या सिचुएशन है एक बार देख लो। बहमनी सल्तनत कब होता है, क्या होता है? 14th सेंचुरी, टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत है। 14th सेंचुरी, दिस 14th सेंचुरी टाइम पीरियड है बहमनी सल्तनत का। और 14th सेंचुरी के मिडिल में एक तरह से कह सकते हो इमर्ज हुआ है इसका। ठीक है, और क्या कंट्रोल कर रहा था? व्हाट इज द सिचुएशन इज इट कंट्रोल मच ऑफ द डेक्कन फॉर अ वाइल। एक टाइम पे ये बहुत बड़ा कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे, दैट इज बहमनी सल्तनत। ओके, सो ये दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट रीजनल पावर एक तरह से बन गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल पावर था जो मैंने मार्क कर रखा है, इसको भी एक बार अपने बुक में मार्क कर लेना तुम। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट पावर बन गया था। इसके इमरजेंस का इंपॉर्टेंस जो था वो दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा था, इसके इमरजेंस का इंपॉर्टेंस क्या था? तो इसके इमरजेंस का इंपॉर्टेंस ये था कि दिल्ली सल्तनत इस टाइम पे क्या होता है, ये वीक और अनस्टेबल हो जाता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वीक और क्या हो गया था? अनस्टेबल, वीक या अनस्टेबल हो गया था। ये चीजें ध्यान रखने की है। सो इसके अलावा तो समझ में क्या आया? बहमनी सल्तनत के बारे में क्या समझोगे? एक तुम कह सकते हैं कि एक डायग्राम फ्लो चार्ट के तौर पे बना लोगे। सो पहले क्या होता है, बहमनी सल्तनत क्या होता है? बहमनी सल्तनत आती है। बहमनी सल्तनत यानी व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ बहमनी सल्तनत हियर? इट्स अ सिंबल। व्हाट काइंड ऑफ सिंबल इज दिस?
दिल्ली सल्तनत के वीक या अनस्टेबल होने का सिंबल था। मतलब उसके इमरजेंस के साथ में दिल्ली सल्तनत जो था वो वीक या अनस्टेबल हो गया था बहुत ज्यादा। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, एरो दे करके मैं बना रहा हूं, इसी फॉर्म में बना लेना, रिवीजन में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। सो रीजनल दिल्ली सल्तनत वीक और अनस्टेबल हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, रीजनल पावर। रीजनल पावर क्या होगी, रीजनल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, रीजनल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जब बहमनी सल्तनत आती है, रीजनल पावर स्ट्रांग होती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मल्टीपल स्टेट्स आएंगे, फिर मल्टीपल स्टेट्स आ जाएंगे, और इसके वजह से मल्टीपल स्टेट्स आएंगे तो आपका अलायंस होगा, राइवलर होगा, राइवलरीज बनेगी, और साथ में फ्रीक्वेंट वॉर होंगे। यानी अलायंसेस भी बनेंगे जिनसे मित्रता हो पाएगी, राइवलरीज भी बनेंगे। राइवलरीज किससे बनेंगे, जिनसे मित्रता नहीं होगी उससे शत्रुता होगी, सो राइवलरीज भी बनेंगी, ठीक है। और इसके साथ में फ्रीक्वेंट वॉर भी होगा। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं पावर की लड़ाई है। तो सिचुएशंस इस तरह से तैयार होती चली जाएगी। सो ये सिचुएशंस बनेगा बहमनी सल्तनत के साथ में। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ेंगे। सो एक फोर्ट के बारे में आप इसको पॉज करके लिख लेना, मार्क कर लेना, ठीक है। फिर मैं इरेज करके फिर आगे आपको पढ़ाता हूं। सो देखो आगे क्या सिचुएशन बन रही है। फर्स्ट यहां पे सबसे पहले देयर इज अ व्यू ऑफ अ कुंभलगढ़ फोर्ट इन अरावली हिल्स। अरावली के बारे में भी खास में अभी हाल में भी आप लोगों ने सुना होगा, सिचुएशन चल रही थी अरावली को लेके, बड़े वहां पे एक तरह से कैंपेनिंग भी चली है हर जगह सोशल मीडिया पे। कमेंट में बताना क्या सिचुएशन थी और क्या प्रॉब्लम आ रही थी और किस तरह की मूवमेंट्स चलाई जा रही थी अरावली को लेकर के, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है ये बात। सो सबसे पहले समझो व्हाट इज एक्चुअली द Kumbhalgarh Fort. What is the importance of Kumbhalgarh Fort, which is actually situated in the Aravalli Hills? So Kumbhalgarh का situation क्या है यहाँ पे देखो। Kumbhalgarh Fort was built by a Rana Kumbha in the 15th century in the Aravalli Hills and served as a stronghold for the rulers of Mewar, a prominent Rajput kingdom. Situation क्या बनती है, राणा कुंभल, पहले तो देख लो, मार्क कर लो, कुंभलगढ़ फोर्ट, राणा कुंभल 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, एंड रूलर्स कौन है, प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम के तौर पे बनाया जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज हियर कि राजस्थान के कुछ जो पार्ट्स थे वो भी दिल्ली सल्तनत के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर रहे थे। अभी सिचुएशंस ये है कि 15th सेंचुरी का टाइम है, ये 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड, ठीक है। 15th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में राणा कुंभा जो थे मेवाड़ के पावरफुल रूलर थे, और इस टाइम पे साथ में क्या सिचुएशन चल रही थी कि मेवाड़ के पावरफुल रूलर थे, तो इनका नाम क्या था, राणा कुंभा। ये यहाँ पे जो राणा कुंभा है ये मेवाड़ के पावरफुल रूलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राणा, RANA, राणा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राणा, राणा कुंभा, राणा RANA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राणा, बताओ। सो राणा कुंभा का राणा का मतलब होता है, दैट इज एक्चुअली, राणा इज अ टाइटल ऑफन यूज्ड फॉर राजपूत किंग्स, याद रखना है, ओके, अ टाइटल विच इज ऑफन यूज्ड फॉर राजपूत किंग्स। तो ये होता है राणा, राणा सांगा, है ना, इस तरह के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे बहादुर योद्धाओं के, जो बहुत राणा प्रताप, इस टाइप के बहुत सारे सुने होंगे। हो सकता है मुझे बहुत सारी चीजें अभी याद भी नहीं आ रही होंगी, ऐसे बहुत सारे नाम है, आप वो भी कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही है। तो राणा कुंभा जो थे मेवाड़ के पावरफुल रूलर थे। राणा का मतलब होता है क्या, ये भी समझ गए, टाइटल है एक, और इसमें राणा कुंभा ने कुछ काम किए थे इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ एक्ट, व्हाट काइंड ऑफ काम। सो दिल्ली सल्तनत का जो इन्फ्लुएंस था उसको रेजिस्ट किया पहले तो किसने, राणा कुंभा ने, ठीक है। और बाद में लेटर सल्तनत का इन्वेजन को भी उन्होंने रिपेल करने का काम किया था, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत के बाद जो लेटर सल्तनत आए थे उनका जो भी पावर या स्ट्रेच था उधर को, उसको भी उन्होंने रिपेल करके आउट किया, एंड मेवाड़ को पावरफुल रीजनल किंगडम बनाए रखने का काम भी इन्होंने किया था। दैट वाज द पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ राणा कुंभा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हमारे बहादुर योद्धाओं की वीर गाथा भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सो इसमें ये बताया जा रहा है सराउंडेड, एक देखो ये जो एरियाज है सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड स्टीप स्लोप, अरावलीज के बारे के, अरावलीज वाले रीजन के बारे में बताया जा रहा है। एंड इट वाज फेमस, इट इज एक्चुअली द फेमस area for its massive 36 kilometer long wall that is one of the longest continuous wall in the world। तो important है इसको समझना और जानना, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में आप समझ गए, दैट इज कुंभलगढ़ फोर्ट एंड राणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में बनाया था। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये वाले फोर्ट को, कुंभलगढ़ फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया किसने था, तो राणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। कहाँ कंस्ट्रक्ट कराया था, व्हाट इज द लोकेशन, द लोकेशन इज अरावली हिल्स, जिसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है अरावली हिल्स कहाँ सिचुएटेड है, किस चीज के लिए फेमस है। एंड अरावली हिल्स का एरिया जो है वो क्या है, किस लोकेशन में आता है, सब कुछ जो भी आप जानते हो वो बताओ इसके बारे में। सो इट सर्व्ड एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द रूलर्स ऑफ मेवाड़, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। एंड फेमस फीचर क्या है अरावली का, सो इट्स वॉल, इसके बारे में जो हमने पढ़ा था 36 किलोमीटर की लंबी जो दीवारें हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी है और बतानी है। तो यहां तक आई होप क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि देखनी चाहिए। छोटी सी एक और भी देख लो एक बार। व्हाई डू यू थिंक सच लोकेशंस वर चूजन फॉर मेनी ऑफ द मिडिवल फोर्ट्स, इस तरह के लोकेशंस क्यों चूज किए जाते थे। छोटा सा चीज है, इसको भी डिकोड कर लेते हैं, जब बहुत सारी चीजें डिकोड कर रहे हैं इस डिकोड चैनल पे, तो है ना। तो देखो इसमें क्या है, मेडिवल फोर्ट्स को डिफिकल्ट लोकेशंस पर क्यों बनाए जाते थे, इसका कुछ वजह थी, इसके पीछे कुछ वजह थी। एक्चुअली देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस, एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिकल एक्ट। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन के तौर पे आपको समझने की जरूरत है। इसमें फोर्ट्स जो है, ये जो फोर्ट का एरिया है, जरा आप इसको देखो, ये जो फोर्ट का एरिया है, दिस लोकेशन, ये पूरा जो फोर्ट का एरिया है, इसमें तो बहुत पिक्चर्स बताया नहीं गया, बट आप देख सकते हो एक बार। सो ये फोर्ट्स का एरिया है। फोर्ट को जनरली कहां पे बनाया जाता था, हिल पे बनाया जाता था, ठीक है। एक तो फर्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट क्या था, हिल, फोर्ट को हिल पे बनाया जाता था। इसके अलावा स्टीप स्लोप, बहुत स्टीप स्लोप हुआ करती थी, ठीक है। देखो ये देख सकते हो स्टीप स्लोप है, नीचे की तरफ जा रही है, स्लोप है नीचे की तरफ जा रही है। और जो टॉप एट द पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, फोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्ट थी उसको हिल्स पे बनाया जाता था, स्टीप स्लोप्स पे हुआ करते थे, फॉरेस्ट के चारों तरफ होते थे। और इसके अलावा जो डिफिकल्ट उनका टेरन होता था, वो बहुत डिफिकल्ट टेरन होता था, ठीक है। सो इसमें बिल्ड करने से कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलते थे। व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, फ्यू एडवांटेजेस है, जस्ट count on your finger। First, that is defense। What kind of defense? Defense is very easier। How defense is easier? Because enemy के लिए attack करना difficult हो जाता था, because the terrain is very hard and there is very you can see यहाँ पे पहुंचना, that is very hard to reach over there। So that is actually the defense। What defense is easier? अब आप यहाँ पे एक पोजीशन है, this position, you are actually holding this position or this bunker। suppose ये बंकर है जस्ट, अगर हम बात करें तो, और इस बंकर से आप यहां से आते हुए नीचे से ऊपर अप्रोच करते हुए दुश्मन को अगर हिट कर रहे हो, तो समझ सकते हो ना, वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। कौन सी सिचुएशन, सोचो इस पोजीशन में कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के पास थी और इंडिया की सिचुएशन थी। पाकिस्तानी ऊपर हमारे बंकर में बैठे होते थे और हमें नीचे से उनको जा करके उस बंकर को खाली कराना पड़ता था। आराम से बैठ के चाय पीते हुए निशाना यहां लगा के मारते थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन रही थी, इसलिए इतनी कैजुअलिटीज हुई थी, इतने हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन बहादुरी और एक वो है ना कि खून में है, तो कर लिया जो करना था। सो इस तरह की सिचुएशन, तो ये तो एक इनको डिफेंस मिल जाता था, दैट इज इजियर डिफेंस। सेकंड, दैट इज कॉल्ड नेचुरल प्रोटेक्शन। तो नेचुरल प्रोटेक्शन क्या है, देखो जो टेरन है, ये टेरन पूरा का पूरा आपका मदद कर रहा है।
कौन? नेचर मदद कर रहा है, क्योंकि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, नेचर इसलिए क्योंकि स्टीप स्लोप है, अभी बात किया, देख सकते हो स्लोप किस तरह से। सो स्टीप स्लोप्स की वजह से ये देखने को मिलता है। स्टीप स्लोप्स ऑफ फॉरेस्ट जो थे वो नेचुरल क्या बैरियर्स का काम करते हैं। विजिबिलिटी ऑब्वियसली आप इस लोकेशन पे स्ट्रेटेजिकली अगर हो तो विजिबिलिटी आपको बहुत दूर तक दिखेगी, आप कहाँ तक देख पा रहे हो वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। ओके, एंड हाइट से अप्रोचिंग एनिमी जो होती है उसको, अप्रोचिंग एनिमीज जो होते हैं दैट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ओके, एंड इजी टू आइडेंटिफाई एंड इजी टू लोकेट। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयार कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट इज द एंट्री ऑफ द फोर्ट इज वेरी कंट्रोल्ड, बिकॉज देख सकते हो दिस इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली द एंट्री ऑफ द फोर्ट। सो दिस एंट्री इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी कंट्रोल्ड एंट्री, यानी जो लिमिटेड रूट्स हैं उनको गार्ड करना बहुत इजी होता था। सो दिस इज द एंट्री रूट आई थिंक। ठीक है, एंड इजी टू कंट्रोल एंड इजी टू गार्ड ऑल्सो। सो ये सारी चीजें हैं, बट देयर इज समथिंग डिसएडवांटेज, सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? द कंस्ट्रक्शन इज वेरी हार्ड, कंस्ट्रक्शंस डिफिकल्ट होता था, एंड वाटर फूड सप्लाईज, जो सप्लाईज होती थी ना वो बहुत चैलेंजेस भरी होती थी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। एंड ट्रांसपोर्टेशन, द एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। एंड प्रोलॉन्ग्ड सीज में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी और चीजें बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ देखो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपका फायदा भी होगा इसमें, तो ट्राई करो, इसको रीड करने की कोशिश करो और जुड़ने की कोशिश करो। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम विजयनगर एम्पायर शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। सो यहीं पे अभी होल्ड करते हैं। ओके, थैंक यू।